क्या सिर्फ 10 मिनट? जी हां, सिर्फ 10 मिनट इतिहास का पूरा रुख बदल सकते हैं। 1919 में एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा बदल दी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के भविष्य को भी हमेशा के लिए मोड़ दिया। आज हम बात करेंगे अमृतसर के उसी नरसंहार की, एक ऐसी कहानी जिसने भारत की आत्मा पर एक कभी ना भरने वाला जख्म छोड़ दिया। इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अपने शब्दों से। डेविड कैमरन का ये कबूलनामा अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये जख्म कितना गहरा और यादगार है, जिसे आज भी महसूस किया जाता है। तो इस नरसंहार की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस दमनकारी कानून को समझना होगा जिसने पूरे भारत में गुस्से की आग भड़का दी थी। जरा सोचिए, पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता की उम्मीद कर रहे हैं, और ठीक उसी वक्त ब्रिटिश सरकार एक बेहद कठोर कानून ले आती है, रॉलेट एक्ट। इसे ब्लैक एक्ट या काला कानून कहा गया, और इसका मकसद सिर्फ एक था, भारत में जो राष्ट्रवाद की लहर उठ रही थी उसे बेरहमी से कुचल देना। देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये तो सीधे सीधे बुनियादी मानवाधिकारों पर एक हमला था। पुलिस किसी को भी बस शक के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि बिना कोई मुकदमा चलाए सालों तक जेल में रख सकती थी। यहां तक कि अपनी गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती देने का अधिकार वो भी छीन लिया गया था। लेकिन इस जुल्म का एक असर यह हुआ कि इसने भारतीयों को ऐसे एकजुट किया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था, और इस एकता की मशाल उठाई महात्मा गांधी ने। उनके सत्याग्रह के आह्वान ने न सिर्फ उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि दुनिया को शांतिपूर्ण विरोध की एक नई ताकत भी दिखाई। और विरोध की यही चिंगारी हमें अमृतसर के उस मनहूस दिन तक ले आती है, एक ऐसा दिन जिसने सच में इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो अमृतसर में माहौल पहले से ही बहुत तनावपूर्ण था। 10 अप्रैल को 2 बड़े राष्ट्रवादी नेताओं की गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया। उसी दिन एक अंग्रेज महिला पर हमला हुआ, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों का गुस्सा और भी भड़क गया। और फिर 3 दिन बाद 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। हजारों लोग, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी थीं, बिल्कुल बेखबर जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। जलियांवाला बाग की जो बनावट थी ना, वही उसे एक तरह का मौत का कुआं बना रही थी। सोचिए, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक छोटा तंग सा रास्ता। यही वो बात थी जिसने आने वाली तबाही को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। और फिर बिना किसी चेतावनी के ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपनी टुकड़ी को निहत्थी भीड़ पर गोलियां बरसाने का हुक्म दे दिया। 10 मिनट, सोचिए, लगातार 10 मिनट तक गोलियों की बौछार होती रही। तब तक चलती रही जब तक कि सैनिकों का गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। कुल 1650 राउंड फायर किए गए। मरने वालों की सही संख्या पर तो आज तक विवाद है। ब्रिटिश रिपोर्ट ने कहा 379 लोगों की मौत हुई। वहीं कांग्रेस की जांच ने यह आंकड़ा 1000 के करीब बताया। ये सिर्फ नंबरों का फर्क नहीं है, ये सच के 2 अलग अलग वर्जन हैं। एक औपनिवेशिक सरकार का और दूसरा उन लोगों का जिन्होंने अपनों को खोया था। डायर का मकसद बिल्कुल साफ था। जैसा उसने बाद में खुद माना, वो सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं चाहता था, वो तो पूरे पंजाब में दहशत का एक ऐसा माहौल बनाना चाहता था जिससे कोई दोबारा सिर उठाने की हिम्मत न करे। मतलब, ये सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, ये आतंक फैलाने की एक सोची समझी साजिश थी। पर जुल्म की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गोलियों के जख्मों से भी शायद ज्यादा गहरे जख्म थे जानबूझकर किए गए अपमान के, जो इसके बाद हुए। जरा कल्पना कीजिए, अपने ही देश की एक गली में किसी को जानवरों की तरह जमीन पर रेंगने के लिए मजबूर किया जाए। यही था जनरल डायर का वो बदनाम क्रॉलिंग ऑर्डर, यानी रेंगने का आदेश। ये उस 200 गज लंबी गली से गुजरने वाले हर भारतीय पर लागू होता था। और इस हैवानियत के पीछे डायर का जो तर्क था, वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसने कहा कि वो उस गली को पवित्र रखना चाहता था। मतलब, एक अंग्रेज महिला पर हुए हमले का बदला हजारों भारतीयों के आत्मसम्मान को पैरों तले रौंद कर लिया गया। और रेंगने का आदेश अकेला नहीं था। मार्शल लॉ के तहत सलाम करने का आदेश जैसे और भी कई अपमानजनक हुक्म जारी किए गए थे। ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये हर पल ये याद दिलाने का एक तरीका थे कि कौन मालिक है और कौन गुलाम। इसी क्रूरता और इसी अपमान की आग ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जलियांवाला बाग ने ब्रिटिश राज के दयालु और सभ्य होने का जो नकाब था ना, उसे नोच फेंका।
अब सबको ये साफ हो गया था कि भारतीयों के लिए ब्रिटिश शासन में कोई भविष्य नहीं है और पूरी आजादी के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। ये अब सिर्फ बातों की राजनीति नहीं थी, ये एक्शन की राजनीति थी। संघर्ष अब प्रस्तावों से निकलकर सड़कों पर आ चुका था। खैर, इस ऐतिहासिक घटना को 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इसकी विरासत आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कि इस नरसंहार की याद आज भारत और ब्रिटेन के रिश्तों पर कैसे असर डालती है। इस पवित्र जमीन को एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने का सफर भी काफी लंबा था। दशकों की कोशिशों के बाद जाकर 1961 में यहां स्वतंत्रता की लौ जलाई गई। ये स्मारक सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये भारत की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों का एक जीता जागता प्रतीक है। तो एक सवाल आज भी उठता है कि क्या ब्रिटेन को इस पर औपचारिक रूप से माफी मांगनी चाहिए? इस पर राय बटी हुई है। एक तरफ बहुत से लोगों का मानना है कि माफी जख्मों को भरने और एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार का आधिकारिक पक्ष ये रहा है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता। तो हम आज की बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जलियांवाला बाग सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये न्याय, स्मृति और ऐतिहासिक जवाबदेही पर एक लगातार चलने वाली बहस है। क्या एक सदी के बाद माफी मांगना गुजरे हुए कल को बदलने की कोशिश होगी, या फिर ये एक बेहतर भविष्य की ओर एक जरूरी कदम? इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।